हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम फिर से आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति में जुलाई और अगस्त माह में पिछले वर्ष वो कौन सी खास खबरें थी जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे पीटी रिवीजन सीरीज को शुरू करते हैं, जो किससे संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, जो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 की जुलाई और अगस्त माह में खास खबरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारी पहली खबर। खबर क्या है? उस समय कौन सी खबर चर्चा में थी? अल्लूरी सीताराम राजू, ये उस समय चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई और इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में उनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि काफी खास खबर हो जाती है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी, इसलिए भी और ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पूरे देश भर में वे सभी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कार्य किया है, किस लिहाज से आजादी प्राप्त करने के लिहाज से उन्हें यहाँ पर याद किया जा रहा है और उनके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हो रहा है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसलिए व्यक्तित्व जो है वे चर्चा में आ गए हैं और महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं हमारी परीक्षा के लिहाज से। यदि बात करें कि इनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि सरकार जो भारत की आजादी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें याद करना चाहती है और उन्हें यहाँ पर सम्मान प्रदान करना चाहती है। लोग उन्हें भूले ना, लोग उनके प्रति, उनके कामों के प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें, इसलिए भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। यानी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित मान्यता देने के लिए, देश भर के लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए ऐसा कर रही है। इस वजह से ये व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनकी 125वीं जयंती भी थी 4 जुलाई 2022 को। अब यदि हम बात करें अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कि ये हैं कौन, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे, इन्होंने कहाँ कहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया है अपना भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है जो जंगलों पर आधारित हैं, वनों पर आधारित हैं। आदिवासियों को इन्होंने यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है। तो इन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में संन्यास प्राप्त कर लिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी तपस्या, ज्योतिष तथा चिकित्सा का ज्ञान एवं जंगली जानवरों को अपने वश में करने की जो इनकी क्षमता थी, इससे आदिवासियों के प्रति क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। आदिवासी इन्हें अपना यहाँ पर नायक मानने लगे थे, इसलिए ये व्यक्तित्व अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि आदिवासियों ने इन्हें एक उपनाम भी दिया था जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल जो विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र हैं, गोदावरी वाला इलाका है, इन पूरे क्षेत्र में ये काफी फेमस हो गए थे और यहाँ के जो आदिवासी लोग थे वे इन्हें अपना क्या मानने लगे थे कि ये हमारे पूरे जो आदिवासी समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस समय चूंकि ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से भारत में फैल चुका था और वे अपने शासन प्रणालियों को ही अपना रहे थे, अपनी नीतियों को अपना रहे थे। आदिवासियों को उनके क्षेत्रों से बेदखल भी कर रहे थे। कई बार आदिवासियों को उनके ही क्षेत्र में प्रवेश करने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर सीताराम आगे बढ़कर सामने आए और उन्होंने ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया और आदिवासियों का यहाँ सहयोग किया। तो वहां पर रहने वाले जो पहाड़ी लोग थे उनके बीच जो असंतोष था अंग्रेजों के प्रति, उसमें उन्होंने सहयोग प्रदान किया और गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने में इन्होंने उस पूरे क्षेत्र को प्रशिक्षित किया। तो पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध में इन्होंने बदला। अब यदि बात करें कि गुरिल्ला प्रतिरोध क्या है या गुरिल्ला युद्ध क्या है, तो ये युद्ध करने की एक अनियमित युद्ध प्रणाली कही जा सकती है, क्योंकि गुरिल्ला मतलब कि छुप कर वार करना, या आप किसी व्यक्ति को तो हिट एंड रन वाली जो पद्धति है या रणनीति है उस पद्धति द्वारा युद्ध करना, इसे ही क्या कहा जाता है, गुरिल्ला रणनीति। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में गुरिल्ला पद्धति की शुरुआत किसने की है। यदि हम बात करें गुरिल्ला युद्ध के बारे में, तो यह अनियमित युद्ध का एक रूप है जिसमें एक बहुत बड़ी सेना के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा जाता है। यानी यदि आपके पास बहुत बड़ी सेना नहीं है तो आप गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से भी सामने वाली बड़ी सेना को परास्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत लड़ाकों के छोटे समूह द्वारा बड़ी और कम गतिशील पारंपरिक सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। यह युद्ध लड़ा जाता है जिसमें छुपकर आक्रमण करना, इसके साथ छापामार युद्ध करना, तोड़फोड़ करना, हिट एंड रन रणनीति को अपनाना और ये सभी चीजों के साथ साथ गतिशील होना, तीव्र रूप से इस युद्ध को लड़ना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर सीताराम ने कैसे आदिवासी समुदाय का सहयोग प्रदान किया, तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी यानी जो औपनिवेशिक शासन था
उन्होंने आदिवासियों की अपनी पद्धति थी, कृषि पद्धति थी, स्थानांतरण तरीके से जो कृषि करते थे, जो भूमि कृषि करते थे, उस पर खतरा उत्पन्न हो गया था इनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1882 के मद्रास वन अधिनियम के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे उन्हें उनके ही क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित कर दिया था। ऐसे में जो सीताराम थे, यानी अल्लूरी सीताराम थे, उन्होंने इसमें जो ब्रिटिश सरकार ने यह जो पूरा नियम लाया था, अधिनियम लाया था, उसमें पूरे सहयोग प्रदान किया उन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर, और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का इन्होंने विरोध किया। इस अधिनियम के माध्यम से आदिवासियों के उनके अपने वन आवासों में मुक्त आवाजाही तथा उनके पारंपरिक रूप से जो स्थानांतरित खेती की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, पोडू, इस पर यानी झूम कृषि को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। जब इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो आदिवासी समुदाय आक्रोश में आ गया। फिर यहाँ पर अल्लूरी सीताराम ने इनका सहयोग दिया इन्हें, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने क्या छेड़ा, युद्ध छेड़ा, या कह सकते हैं विद्रोह यहाँ पर छेड़ा। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रंपा विद्रोह और मन्यम विद्रोह को भी जन्म दिया, जिसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन शामिल थे? अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर कार्य किया। और उसी समय भारत में एक और आंदोलन चल रहा था जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो रंपा जो विद्रोह चला था वह असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चला था, लेकिन असहयोग आंदोलन में क्या कहा गया था? शराब छोड़ना है, हिंसा का सहारा छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर अल्लूरी सीताराम जी ने क्या कहा था? जोर देकर ये कहा था कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद नहीं हो सकता, यहाँ पर अहिंसा का सहारा भी लेना पड़ेगा। एवं उनके वीरतापूर्वक कारनामों के लिए ही उस पूरे क्षेत्र के लोग जो वहां पर रहवासी रह रहे थे, आदिवासी रह रहे थे, उन्हें मन्यम वीरूड़ू के नाम से भी जानते थे, यानी जंगल का नायक। तो जंगल के नायक के उपनाम के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और पब्लिकली यानी कहीं सार्वजनिक रूप से उन्हें पेड़ में बांधकर गोली मार दी थी। और इसके बाद जो पूरा आदिवासी समुदाय था एक साथ विद्रोह में उतर आया था। और इसी समय कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो किसान विद्रोह है, जो आदिवासी विद्रोह है, ये सभी एक साथ हुए भारत में। फिर यहाँ पर भारत को आजादी दिलाने के लिए ये सभी सहयोगी एक साथ बाहर निकलकर सामने आए थे, इसलिए यहाँ पर इन्हें जंगल के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और अल्लूरी सीताराम राजू जी को यहाँ पर आदिवासियों के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और कई विद्रोह में इनका नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि आपने देखा भी कि रंपा विद्रोह और मन्यम विद्रोह में भी इनका नाम मुख्य रूप से सामने आता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों विद्रोहों को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण। दरअसल कर्नाटक में जुलाई में एक खबर फिर से चर्चा में थी, जुलाई 2022 में, जिसमें कर्नाटक में कुछ बौद्ध जो अवशेष हैं वे प्राप्त हुए थे उस पूरे क्षेत्र में। इस वजह से यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करने की बात कही थी, जो उस समय कर्नाटक में काफी खबरों में था। यह कर्नाटक में कानागनहल्ली के पास भीमा नदी के तट पर प्राप्त हुआ था और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर स्थित कुछ अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों को वापस से संरक्षित करने की बात कही जा रही है, इनके पुनर्निर्माण की बात कही जा रही है, इसलिए यह खबर चर्चा में है। और इस खबर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें जानने की भी जरूरत है। यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई के बाद महास्तूप के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब इन्हें उनकी मूल स्थिति में लाने की जरूरत है, ताकि वापस से इन्हें इस पूरे क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जा सके। यदि हम बात करें कि इन्हें वापस से मूल स्थिति में कैसे लाया जाएगा, तो इसके लिए समान आकार और बनावट की नवनिर्मित ईंटों का उपयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से आया का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि जो गिरा हुआ जो इसका हिस्सा है इसका पूरा पुनर्निर्माण किया जा सके। आप देख सकते हैं इसमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन को भी दर्शाता है। और उस समय जो अशोक के कुछ शिलालेख थे उन्हें भी यह दर्शाता है, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि महास्तूप के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तो ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर जो उत्खनन किया गया है उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, तो यहाँ पर अशोक के कुछ शिलालेख भी देखने को मिले हैं, इसलिए ये पूरा क्षेत्र उस समय का जो बौद्ध धर्म है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बारे में भी जानना आपको जरूरी हो जाएगा। इस शिलालेख की बात करें, यदि हम अशोक के शिलालेख की बात करें, तो अशोक के शिलालेख के साथ साथ इनमें पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर 30 से भी अधिक शिलालेखों का संग्रह देखने को मिला है। और इन शिलालेखों में अशोक की अपनी रानियों के साथ कुछ तस्वीरें या कहें जिसमें बनावट है यह देखने को मिली है, जिसमें शिलालेख
के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की गई है। सम्राट अशोक और उनकी कुछ रानियां, इनकी तस्वीर इसमें दिखाई गई है। यदि सम्राट अशोक की बात करें तो इन्होंने ही इन शिलालेखों का निर्माण करवाया था, और इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अब यहाँ पर प्राप्त हुआ है महास्तूप, तो महास्तूप भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस महास्तूप की बात करें तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ बौद्ध धर्म को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उससे प्रश्न फ्रेम किया जा सके। इसी शिलालेख में अधोलोक महाचैत्य के रूप में संदर्भित किया गया, यानी जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो शिलालेख में ये जो अभी हाल ही में महास्तूप प्राप्त हुआ है, इसे क्या कहा गया है? अधोलोक महाचैत्य कहा गया है, इसी के रूप में संदर्भित किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें दिखाई गई हैं, जिसमें हमने चर्चा की क्या कि महान सम्राट अशोक के भित्ति चित्र और उनकी रानियों और महिला परिचारिकों को से घिरा हुआ यह पूरा भित्ति चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये सम्राट अशोक के बारे में बता रहा है, यानी उनका शासनकाल और उनके द्वारा किए हुए प्रयास भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है, ऐसा उस पूरे शिलालेख में जो अवशेष प्राप्त हुए उसके बाद ऐसा प्राप्त हुआ है कि इसे 3 चरणों में बनाया गया था, यानी पूरे क्षेत्र को जो यहाँ पर अभी प्राप्त हुआ है खनन के द्वारा, तो इसे 3 चरणों में बनाया गया था, जिसमें मौर्य, प्रारंभिक सातवाहन और बाद में जो सातवाहन थे, इन्हीं के जरिए बनाया गया था, जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भूकंप की वजह से नष्ट हुआ था। इसके बाद अभी जब भूकंप के बाद नष्ट हो गया था, तो वापस से जब उत्खनन किया गया तो ऐसे कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म के उस समय के समय को दर्शा रहा है, और सम्राट अशोक सातवाहन, इन सभी वंशों के उस समय के महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी दर्शाता है। यदि हम इस क्षेत्र की इस भित्ति चित्र की बात करें तो इस भित्ति चित्र को क्या कहा जा रहा है कि यह मौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि के रूप में जानी जाएगी पूरे क्षेत्र में जो प्राप्त हुई है, और इसमें ब्राह्मी में राय अशोक शिलालेख भी लिखा हुआ है, यह बनाया गया है, प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक लिपि है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब अन्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो ये जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध जो धर्म है उसके बारे में जातक कथाओं में जो जो चीजें कही गई थी, कहीं ना कहीं वह उसका मूर्ति कलात्मक प्रतिपादन करता है, यानी जो जातक कथाएं सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, उनका मूर्ति कलात्मक यानी मूर्ति रूप में आप इन्हें कैसे देख सकते हैं भित्ति चित्र के माध्यम से, इन्हें यहाँ पर यह दर्शाता है, तो इसका प्रतिपादन यह करता है। इसके अलावा जातक बौद्ध कला और साहित्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है जातक कथाएं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे शासनकाल में बौद्ध धर्म के जो भी अवशेष रहे हैं उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे बुद्ध के पिछले अस्तित्व या जन्म का वर्णन भी करते हुए प्रतीत होते हैं, जब वे मानव या कहें गैर मानव इनमें से किसी भी रूप में पृथ्वी में आए रहे होंगे या जन्म लिए होंगे, यानी बोधिसत्व के रूपों के बारे में भी यह प्रकट करता है अपने जो भी विचार है उसे। यदि हम बात करें बोधिसत्व के बारे में कि बोधिसत्व क्या है, तो ऐसे प्राणी जो अभी तक ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति की ओर हैं, या महात्मा बुद्ध बनने की ओर हैं, या ज्ञान प्राप्ति की ओर हैं, कैवल्य प्राप्ति की ओर हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। लेकिन बोधिसत्व किस परिप्रेक्ष्य में शब्द इस्तेमाल किया जाता है? बौद्ध धर्म के लिहाज से। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्दावलियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों के संदर्भ में, तो कुछ और तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न भागों में जो बौद्ध मिशनरीज भेजे गए थे, ये कहीं ना कहीं उनका अद्वितीय चित्रण भी करता हुआ प्रतीत हो रहा है। विभिन्न धर्म चक्रों से सजाए गए इसमें 72 मृदंग पट्टियां भी प्राप्त हुई हैं इन अवशेषों में। इसलिए यह बौद्ध धर्म सम्राट अशोक उस समय जो सातवाहन वंश था उस पूरे के बारे में सचित्र वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें सभी चीजें कैसी दिखाई गई हैं? शिलाओं के आधार पर दिखाई गई हैं, और भित्ति चित्र के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या माना जा रहा है कि अभी तक जिन जातक कथाओं के माध्यम से हम केवल चीजें सुनते थे, अब वह हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ यक्ष और सिंह की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में उस पूरे क्षेत्र में जो जातक कथाओं में वर्णन मिलता है उन्हें यहाँ पर क्या करता है? प्रैक्टिकली रूप से दर्शाता है। बात करें ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई शिलालेखों में इसका वर्णन किया गया है। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में अंतिम शताब्दी ईसा पूर्व एवं प्रारंभिक शताब्दी के दौरान किया गया था। इसलिए ब्राह्मी लिपि भी अपने आप में
महत्वपूर्ण है। ये हमने बात की बौद्ध धर्म की। अभी हाल ही में कर्नाटक में पिछले वर्ष जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके लिहाज से पूरे क्षेत्र में क्या क्या चीजें थी जो चर्चा में थी, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जो जुलाई माह में महत्वपूर्ण थी, मानगढ़ हिल रॉक। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मानक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में इसके संरक्षण की बात कही गई है और इसके संरक्षण के साथ साथ कुछ और भी चीजें हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें कि है कहाँ पर, यानी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान और गुजरात की सीमा के आसपास स्थित है। राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के रूप में अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है और नामित किए जाने की घोषणा उस समय की गई थी। तो इसलिए मानगढ़ हिल रॉक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह कौन सी खबर थी, यानी जो 1500 भील आदिवासी वाली जो खबर है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर 1500 आदिवासी जो भील है वहां पर उनकी शहादत हुई थी, वहां पर वे शहीद हुए थे। इसलिए इनके सम्मान के लिए, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। यदि बात करें मानगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में कि यह कहां पर है, तो यह गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है जिसे आदिवासी विद्रोह का स्थल माना जाता है। वर्ष 1913 में 1500 से भी अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पर ये आदिवासी एक साथ मिलकर अपनी सभा लगा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने गोलीबारी कर दी थी। यानी इसे एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी का एक दूसरा रूप इसे यहाँ पर माना जाता है। इस जगह को आदिवासी जलियांबाग हत्याकांड के रूप में भी देखा जाता है। यानी यहाँ पर लेकिन केवल किन पर गोली चलाई गई थी? आदिवासियों पर। इनका ही सम्मेलन या सभा यहाँ पर थी, इसलिए ये इसे क्या कहा जाता है? आदिवासी जलियांबाग। और इसी दिन को संदर्भित करने के लिए, इनको सम्मान प्रदान करने के लिए इसे एक स्मारक बनाने की मांग चल रही थी काफी दिनों से, और फिर यहाँ पर स्मारक बन गया है। यह है इसका इमेज, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से क्रूरता से ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी गोलियां चलाई गई थी आदिवासियों पर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिवासी जलियांवाला बाग या जलियांबाग। अब यदि हम बात करें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संदर्भ में कि ये क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी वे इमारतें जिन्हें राष्ट्र के महत्व के लिहाज से जिनको संरक्षण करने की जरूरत है या जिनके निर्माण की जरूरत है। तो राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है? यह प्राचीन स्मारक को किसी भी संरचना या स्मारक या किसी गुफा, रॉक मूर्तिकला या कहें ऐतिहासिक या पुरातात्विक रुचि के शिलालेख के रूप में परिभाषित करता है। कौन कौन सी चीजों के बारे में चर्चा की गई है? किसी भी संरचना के बारे में बात की गई है जो महत्वपूर्ण है हमारे प्राचीन धरोहर के रूप में। तो यहाँ पर स्मारक भी हो सकता है, कोई गुफा भी हो सकती है, कोई रॉक मूर्तिकला हो सकती है, कोई ऐतिहासिक या पुराणिक रुचि के शिलालेख हो सकते हैं। तो इन सभी को इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार इन स्मारकों के रखरखाव की ओर, इनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए लगातार अधिकृत है और यह प्रयास भी केंद्र सरकार करती है। यानी अभी हाल ही में जो राजस्थान में इस शिलालेख की हम बात कर रहे हैं या इस हिल रॉक की बात कर रहे हैं, इसके संरक्षण में केंद्र सरकार अपना सहयोग प्रदान करने वाली है। अब चूंकि यहाँ पर 1500 भील आदिवासियों की मौत हुई थी, यानी यहाँ पर भील जनजाति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यदि हम बात करें भील जाति के बारे में, भील जनजाति के बारे में, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर भील जनजाति भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे पूरे क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। कुछ उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। सामान्यतः इन्हें राजस्थान का धनुर्धर कहा जाता है, क्योंकि ये धनुष का उपयोग करते हैं। सबसे व्यापक फैले आदिवासी समुदायों में से एक है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक आदिवासी की जनसंख्या में भील ही सर्वप्रथम आता है या पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति का भी दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर भील के बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी था। इसके अलावा यदि हम बात करें भील शब्द आया कहां से, तो ये आया बिल्लू या बिल्लू से। इस शब्द से ही भील शब्द निकलकर सामने आया था। इसका मतलब होता है द्रविड़ भाषा में धनुष। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। और ये भील समुदाय की एक महिला है जिनका चित्र यहाँ पर लिया गया है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो जुलाई में काफी चर्चा में था। इस वजह से इस खबर को
लिया गया है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि उस समय संसद में तुरंत एक नए राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया गया था, इस वजह से ये खबर चर्चा में थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था। इस वजह से राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह भारत का चर्चा में आ गया था। यह भारत का राज्य प्रतीक यानी भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है और राष्ट्रीय प्रतीक इसे कहा जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अनधिकृत उपयोग पर दंड भी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब यदि बात करें कि ये लिया कहां से गया है, तो दरअसल यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है और उसी से इसे उठाया भी गया है। यदि हम इस चिन्ह की बात करें तो इस चिन्ह में 4 शेर शामिल है, एक गोल स्तंभ है और इसमें बीच में धम्म चक्र का प्रदर्शन करते हुए एक चक्र भी दर्शाया गया है। यह इसकी इमेज है, जिसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी चारों दिशाओं की ओर अपने फेस को किए हुए हैं। तो इसलिए क्या इसमें एक तरफ से देखने पर इसमें केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं। ये इसका क्या है, कमल के आकार का, उल्टे कमल के आकार का आधार बनाया गया है, जिसमें घोड़े, हाथी और बैल, ये 3 आकृतियां हैं। ये तीनों अलग अलग दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बुद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में इन तीनों को किन किन क्षेत्रों में किन किन लिहाज से संदर्भित किया है, संबोधित किया है, इस लिहाज से इसे लिया गया है। यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, और यह है धर्म चक्र प्रदर्शन, जिसका चित्र आपको यहाँ इमेज में दिख गया होगा। अब यदि हम बात करें कि इसे बनाया कैसे गया है, तो इस पूरे अशोक स्तंभ की बात करें तो इसे एकाश्म पत्थर को तराशकर बनाया गया है और भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इससे जुड़े अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत का यह राज्य चिन्ह है और भारत सरकार की इसे आधिकारिक मुहर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जानवर अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो किसमें लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ की बात करें हम तो उसमें किसमें लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें 4 सिंह भी हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। ये सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है इन्हें। अब यदि बात करें इसकी कानूनी प्रावधान के संदर्भ में, तो भारत में इससे संबंधित कुछ कानून है, जिसमें 2 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारत का राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग का निषेध अधिनियम 2005 और भारत का राज्य प्रतीक उपयोग का विनियमन नियम 2007। यदि हम इस 2005 की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अनधिकृत तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके लिए कानूनी रूप से यह दंडनीय है। और दंड कितना दिया गया है, दंड की बात कही गई है कि इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है या 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आप भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अनधिकृत तरीके से उपयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं या इसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये तो हमने देखा किसके बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अब बात करते हैं फेलिक्स होफवेट-बोगेन शांति पुरस्कार के बारे में। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का पुरस्कार है जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के लिहाज से दिया जाता है और पूरी दुनिया में या वैश्विक लेवल पर यह किसी भी व्यक्ति संस्था को प्रदान किया जाता है। यदि बात करें कि वर्ष 2022 में किसे मिला था, तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह पुरस्कार इन्हें क्यों प्रदान किया गया था, क्योंकि इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत अपने बेहतरीन ढंग से किया, बेहतरीन अच्छे प्रयासों से किया। क्योंकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इन शरणार्थियों को अपने देश में बुलाया और उनका स्वागत किया, इसलिए इन्हें यह शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। जूरी ने खुद इनकी यहाँ पर सराहना की थी, क्योंकि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2020 में जिन्हें शांति पुरस्कार मिला था वे भी उस जूरी की अध्यक्षता में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया से जो 1.2 मिलियन लोग या शरणार्थी यहाँ से निकलकर बाहर गए हैं, उनका स्वागत किया है एंजेला मर्केल ने। ये इनके लिए काफी सराहनीय प्रयास किया गया है
ये इन शरणार्थियों के लिए काफी सराहनीय प्रयास है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2022 का प्रदान किया गया है। इसके अलावा जूरी ने एक और व्यक्ति को सम्मानित किया है, जिसमें यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जूलियन लुसान, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है, तो इसलिए जूरी ने इन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया है। अब यदि हम बात करें एंजेला मर्केल के बारे में, तो इनका पूरा नाम एंजेला डोरोथिया कास्नर, ये इनका पूरा नाम है और इनका जन्म 17 जुलाई 1954 को हैम्बर्ग यानी पश्चिमी जर्मनी में हुआ था। फिर बाद में ये राजनीति में आई। कब राजनीति में आई? वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद इनका राजनीति में प्रवेश हुआ। फिर वर्ष 2005 के राष्ट्रीय चुनावों में मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी और ये उस समय उस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण बात मानी जा रही थी। यूरोपीय संघ की बात करें तो इन्होंने यूरोपीय संघ की प्रमुख महिलाओं में अपना नाम दर्ज भी करवा लिया था। ऐसे में एंजेला मर्केल महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में उन्हें शांति पुरस्कार मिला है, किसका? यूनेस्को की तरफ से। अब यदि हम बात करें हैफिक्स होफुएट-बोगेन शांति पुरस्कार के बारे में, तो इस पुरस्कार को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था? ताकि जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थाओं को सम्मानित किया जा सके जो शांति के क्षेत्र में यहाँ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो वैश्विक लेवल पर प्रदान किए जाने वाले यह अवार्ड है, किसके जरिए प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के जरिए, क्योंकि यूनेस्को के ही सम्मेलन जो कि इसका 25वां सत्र था, इसी में इस पुरस्कार को अपनाया गया था, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है नाम पूछ लिया जाए कि फेलिक्स होफुएट-बोगेन शांति पुरस्कार किसी भी परीक्षा में कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, या स्टेटमेंट में लिख के आ जाए यूनेस्को की जगह कोई और संस्था हो सकता है, या हो सकता है यूएन पूछ ले और ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो सकता है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है सफेद प्याज, जो काफी चर्चा में रही है। कहाँ की है? यह महाराष्ट्र की और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था, इस वजह से यह खबर चर्चा में थी। महाराष्ट्र की अलीबाग तहसील में अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये पारंपरिक वैरायटी की एक प्याज है और इस पूरे क्षेत्र से ही संबंधित है, यानी खास भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए जीआई टैग इसे प्रदान किया गया है। इसमें तेज गंध नहीं आती है और इसका स्वाद काफी मीठा है, यानी ये बाकी प्याजों की तुलना में अलग है। देश विदेश में इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी क्योंकि अब जीआई टैग मिल गया है, तो इसकी देश विदेश या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोकप्रियता बढ़ेगी, इसे खरीदा जाएगा और अब किसानों को भी अच्छी आमदनी इसके जरिए प्राप्त होगी। यदि बात करें जीआई टैग के संदर्भ में, तो कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जो खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु को दिया जाता है, यानी जो वस्तु उस खास भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है, उस खास भौगोलिक क्षेत्र की गुणवत्ता को दर्शाता है, तो ही फिर उस पूरे क्षेत्र की उस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ चीजों को जिसमें बनारसी पान भी शामिल है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, इस वजह से जीआई टैग एक बार फिर सुर्खियों में भी आ गया है, पिछले वर्ष भी सुर्खियों में था, इस पर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है उसे भी आप देख लीजिएगा। जीआई टैग की बात करें तो ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न और उनके कारण अद्वितीय विशेषताओं को रखने वाली चीजों को ही प्रदान किया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीआई टैग से संबंधित भारत में कौन सा नियम, कानून या अधिनियम यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा आज के सेशन में इतनी ही खबर है। मिलते हैं हम नए सेशन में नई खबरों के साथ, अगली माह की खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।